गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम नीलम, होप सो यू विल बी फाइन। काइंडली लोगों को मैसेज कर दें और जल्दी से बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, आज हम हार्ट फेलियर को डिस्कस करते हैं, राइट। वालेकुम अस्सलाम अदीला, होप सो यू विल बी फाइन। काइंडली अपने ग्रुप में एक टेक्स्ट छोड़ दें कि जल्दी से बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें, वो बात सुन लें अबाउट हार्ट फेलियर, राइट। वालेकुम अस्सलाम हिना, होप सो यू विल बी फाइन। सो व्हाट इज हार्ट फेलियर? बाकी लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। वालेकुम अस्सलाम नूरीन, थैंक यू। अंसा, हिना, नीला, मदीला, मुसर्रत, थैंक यू बेटा, आप लोगों ने ज्वाइन किया। ओके वेल अदीला, बाकी लोगों को कह दें जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हार्ट फेलियर। आपको क्या लगता है हार्ट फेलियर क्या होता है? वालेकुम अस्सलाम मुसर्रत, थैंक यू। हार्ट फेलियर क्या होता है? वैसे याद रखिएगा कि कोई भी अगर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या फंक्शनल प्रॉब्लम है हार्ट का, जिसकी वजह से ना कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाती है, एक चीज। दूसरी, पल्मोनिक और सिस्टेमिक कंडीशन होना शुरू हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं कि हार्ट फेलियर है। ओके श्योर, थैंक यू अदीला बेटा। ठीक है, दो चीज़ें आपको बताई हैं। हार्ट फेलियर के अंदर हमेशा दो चीज़ें याद रखिएगा कि या तो कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होता है या फंक्शनल प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होती है, और कार्डियक आउटपुट जैसे डिक्रीज होएगी तो उसके साथ सिस्टेमिक और पल्मोनिक कंडीशन होना स्टार्ट हो जाती है, राइट।
when heart cannot perform its normal function. Okay, you can say when heart cannot. Okay, ठीक है almost you can say that कि when heart cannot perform its normal function like pumping action उसका एक अलग function है. वालेकुम अस्सलाम सना, वेलकम. ओके, तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकता है, कोई कोई फंक्शनल प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से हार्ट. ओके ठीक है नीलम बेटा, ये भी सही है कि हार्ट मसल डज नॉट पंप ब्लड एज वेल. ओके राइट, यू आर राइट एग्जैक्टली. ओके, लेकिन इसकी अगर हम एक शॉर्ट ओवरव्यू कर लेते हैं. शॉर्ट ओवरव्यू में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ना गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस करवाई थी कि हार्ट फेलियर को क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने 4 स्टेजेस को डिस्कस किया था. 4 स्टेजेस ऑफ हार्ट फेलियर अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ये AHA की क्लासिफिकेशन है. अब उन्होंने ये जो 4 क्लासिफिकेशन दी थी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसमें उन्होंने स्टेज 1, स्टेज B, स्टेज C और स्टेज D, ये 4 स्टेजेस डिस्कस की थी, जो कि हम आज मैं आपको थोड़ा हाउ टू नो दे देता हूँ कि स्टेज 1 या A के अंदर क्या होता है, स्टेज B के अंदर क्या होता है, स्टेज C के अंदर क्या होता है और स्टेज D के अंदर क्या होता है. और ये UHS के भी क्वेश्चन पहले आ चुका है. ठीक है, तो लिसन बी केयरफुली सुनिएगा. वालेकुम अस्सलाम जैनब एंड मरियम तारिक, थैंक यू. ओके, स्टेज 1 के अंदर बेटा क्या होता है कि हाई रिस्क फॉर डेवलपिंग हार्ट फेलियर बट नो आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज एंड नो साइन ऑफ हार्ट फेलियर. अब जो स्टेज A होती है उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज तो हार्ट के अंदर होती नहीं है. अगर स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज नहीं होंगी तो अल्टीमेटली कोई साइन ऑफ हार्ट फेलियर नहीं होगा, लेकिन पेशेंट रिस्क पे होगा. हो सकता है कि उसकी इंक्रीजिंग एज हो सकती है, सर्टेन अदर फैक्टर्स हो सकते हैं लाइक हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया हो सकता है, सिगरेट स्मोकर्स हो सकते हैं, अदर कंडीशंस हो सकती हैं. लेकिन हार्ट के अंदर कोई स्ट्रक्चर अबनॉर्मलिटी नहीं है, लेकिन अदर रिस्क फैक्टर होने की वजह से वो पेशेंट प्रोन टू स्टेज A में फॉल करेगा. अगर हम स्टेज B की बात करते हैं, अब स्टेज B के अंदर क्या होता है कि देयर विल बी अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम. If we talk about the stage B, then definitely presence of structural heart disease, but no history and sign and symptoms of heart failure. हार्ट के अंदर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होएगा, स्ट्रक्चर्स के अंदर कोई डेविएशन होएगी, लेकिन साइन और सिम्टम पेयर नहीं होंगे. हार्ट कंपनसेट कर रहा होगा स्टेज बी के अंदर. इफ वी टॉक अबाउट द स्टेज सी, तो इसमें क्या होगा कि हार्ट के अंदर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी होगा और उससे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से साइन और सिम्टम पेयर आना शुरू हो जाएंगे. और स्टेज डी के अंदर एडवांस स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज होएगी, साइन और सिम्टम्स अपेयर होंगे. इवन के मेडिकल थेरेपी के थ्रू भी हार्ट फेलियर को ट्रीट नहीं किया जा सकेगा. दैट फॉल्स अंडर द स्टेज डी. तो ये 4 स्टेजेस जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन या अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने इनकॉर्पोरेट की थी बाय क्लासिफाइंग हार्ट फेलियर. वेरी गुड इवनिंग सोनी बेटा. ओके, फोर स्टेजेस 1 by 1 हमने डिस्कस की. स्टेज ए जिसके अंदर हमने ये कहा कि रिस्क फैक्टर्स होंगे लेकिन कोई स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी नहीं होगी और इस वजह से कोई साइन और सिम्टम्स नहीं होंगे. स्टेज बी के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि देयर विल बी ए स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी लेकिन नो हिस्ट्री और साइन और सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर. ओके, स्टेज सी के अंदर हमने ये कहा है कि there may be a structural abnormality या structural heart disease and that's why patients suffer from sign or symptoms. And stage B के अंदर advanced structural heart disease होगी और उसके रिजल्ट में पेशेंट साइन और सिम्टम्स अपेयर होंगे पेशेंट्स के एंड इवन के मेडिकल ट्रीटमेंट को भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. वालेकुम अस्सलाम सुमैया एंड जेनिफर. ओके, ये 4 क्लासिफिकेशन थी दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेहा की क्लासिफिकेशन भी होती है. तो हार्ट फेलियर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हार्ट मेनली अगर हम ऑक्सीजन की सिर्फ बात कर लेते हैं तो हार्ट नहीं, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है टूवर्ड्स टिश्यू. क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, टिश्यू की मेटाबॉलिक डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, नीड्स को फुलफिल करने के लिए हार्ट ने वो ब्लड पंप करना होता है. पंप करने के रिजल्ट में ऑक्सीजन पहुंचती है टिश्यू तक ताकि मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा सके. ओके, द हार्ट फेलियर को अगर हम डिफाइन करें तो इज डिफाइंड एज द पैथोलॉजिकल स्टेट इन विच impaired cardiac function is unable to maintain an adequate circulation for the metabolic needs of the tissue of the body.
गॉट इट। कि मेटाबॉलिक नीड क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना। अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट नहीं होंगे तो अल्टीमेटली might be there will be a heart failure, might be there will be a kidney disease, इसकी वजह से या तो एलिमिनेशन नहीं हो रही, ये प्रोडक्शन हो रही है और उसको वॉश आउट नहीं किया जा रहा। टू टाइप्स होती हैं मेनली, लाइक क्रोनिक होती है या एक्यूट स्टेज होती है। The term congestive heart failure is used for chronic terms of heart failure in which the patient has evidence of congestion of peripheral circulation and lung। अब ये जो कंजेशन की मैं पहले बात कर रहा था उसमें मैंने आपको बताया कि हार्ट के अंदर या तो कोई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल अबनॉर्मलिटी होगी जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट मेंटेन नहीं होगी। जब कार्डिक आउटपुट मेंटेन नहीं होगी तो उसके रिजल्ट में पल्मोनिक और सिस्टेमिक कंजेशन होना शुरू हो जाएगी। तो आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर इन विच द पेशेंट suffers from systemic as well as pulmonic congestion, right? Okay. Walaikum assalam, Nusrat. The congestive heart failure is end result of various form of serious heart diseases. Okay, heart failure, cardiac output, stroke volume multiply by heart rate, ये हमने multiple times discuss किया है, becomes insufficient to meet metabolic needs of the body. और stroke volume determined by preload कितना है, afterload कितना है. It also depends on the myocardial contractility and ejection fraction and classification of heart। ये नेक्स्ट स्लाइड्स पे देख लेते हैं। एक फ्रैंकलिन स्टार्लिंग लॉ है जिसने ये कहा था कि विद इन द फिजियोलॉजिकल लिमिट्स इफ यू इंक्रीज द वेंट्रिकल फिलिंग इंक्रीज 5%, इजेक्शन और कंट्रक्शन विल इंक्रीज। ओके बेटा, CHF ये डेफिनेशन है कि जब हार्ट के अंदर कोई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रॉब्लम होएगा तो उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट मेंटेन नहीं होएगी। जब कार्डिक आउटपुट मेंटेन नहीं होएगी तो दैट विल लीड टू पल्मोनिक एज वेल एज सिस्टेमिक कंजेशन। अब कंजेशन क्या है, सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक अगर रूम है उसके अंदर 50 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, आपने क्या किया है उस रूम के अंदर 80 स्टूडेंट्स को गैदर कर दिया है, तो दैट इज ए कंजेशन। इसी तरह अगर नॉर्मल जो ब्लड फ्लो, जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होती है, हम कह रहे होते हैं कि 90 to 80% है, 92 से 100% है, ये 98% है, राइट। अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी, तो दैट कंडीशन इज नोन एज कंजेशन। ओके, ओके। अगर हम एक चीज़ और भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि प्री लोड और आफ्टर लोड क्या है। जिस तरह हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिटरमाइंड बाय प्री लोड, आफ्टर लोड एंड मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी, ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब पहली चीज़ तो ये है कि कार्डिक आउटपुट हमने ये कहा था कि अमाउंट ऑफ ब्लड दैट द वेंट्रिकल इजेक्ट्स ईच मिनट, दैट इज नोन एज कार्डिक आउटपुट। अब ये कार्डिक आउटपुट जो है डिपेंड कर रही होती है स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर, और स्ट्रोक वॉल्यूम इज मेनली डिटरमाइंड बाय प्री लोड, आफ्टर लोड एंड मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी। ओके, तो प्री लोड एंड आफ्टर लोड क्या है बेसिकली। ओके, प्रीलोड ये होता है कि प्रीलोड जब एंड ऑफ डायस्टोल होता है तो वेंट्रिकल्स के अंदर जो रिमेनिंग वॉल्यूम रह जाता है दैट इज नोन एज प्रीलोड। डायस्टोल के बाद वेंट्रिकल के अंदर रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ब्लड या रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रह जाता है दैट इज नोन एज प्रीलोड। यानी वी कैन आल्सो से दैट कि सिस्टोल के ऑनसेट से पहले या एट द एंड ऑफ द डायस्टोल जो वेंट्रिकल्स के अंदर वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिमेनिंग होता है दैट इज नोन एज प्रीलोड। और इसको कैलकुलेट कार्डिक से कैसे किया जा रहा होता है
इसका दूसरा नाम एंड एस्टोलिक वॉल्यूम भी है। एंड एस्टोलिक वॉल्यूम इसको इसलिए कहा जाता है कि जब कोई भी कार्डियक साइकिल इनिशिएट होता है तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ब्लड फिलिंग द वेंट्रिकल इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द डायस्टोल, इसलिए इसे एंड एस्टोलिक वॉल्यूम भी कहा जाता है। अब इस एंड एस्टोलिक वॉल्यूम का फ़ायदा क्या होता है कि ये वेंट्रिकल्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट कर रहा होता है। अब फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ने ये कहा था, उसने मैकेनिज्म से आइडेंटिफाई किया था। उसने ये कहा था कि जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जब प्रीलोड इंक्रीज होएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम अल्टीमेटली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि जब प्रीलोड इंक्रीज होएगा या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जब प्रीलोड इंक्रीज होएगा तो उसके रिजल्ट में स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। गॉट इट। आफ्टर लोड क्या होता है? आफ्टर लोड ये होता है कि जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है और इंजेक्शन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड remaining in the ventricles is known as afterload। और ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा होता है? वेस्कुलर रेजिस्टेंस या वेंट्रिकुलर वॉल्व की टेंशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तीसरी चीज़ है मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी। अब मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी बेसिकली इसको इनोट्रोपी भी कहा जाता है, INOTROPY, इनोट्रोपी। ये कंट्रैक्टिलिटी या कंट्रैक्ट कंट्रैक्टाइल परफॉर्मेंस ऑफ हार्ट होती है बेसिकली। मायोकार्डियल कंट्रैक्टिलिटी अदर नेम इज इनोट्रोपी, और ये होती बेसिकली क्या है कि कंट्रैक्टाइल परफॉर्मेंस ऑफ द हार्ट होती है। इसमें हमें ये पता चल रहा होता है कि जो कंट्रैक्टाइल एलिमेंट्स हैं जो कि एक्टिन और मायोसिन्स हैं, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं, वो कितनी फोर्सफुली कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं। ये कंट्रैक्टिलिटी ऑफ मायोकार्डियम कितनी है डिपेंडिंग ऑन द एक्टिन और मायोसिन। अब ये एक्टिन और मायोसिन अगेंस्ट द लोड शॉर्ट और इलांगेट हो रहे होती हैं, और कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होएगी इफ द कार्डियक आउटपुट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। Okay, within the physiological limit, if you increase the ventricle filling, increase fiber length, ejection or contraction will increase definitely. In other words, if we increase the fiber length, they will contract more strongly. और ejection fraction क्या है? One of the measurement used by physician to assess how well a patient heart is functioning. दूसरी condition ejection refers to a amount of blood that is pumped out of the heart's main pumping chamber during each heartbeat. इंस्टेड ऑफ दैट फ्रैक्शन होती है। फ्रैक्शन में ये होता है कि इवन इन द हेल्दी हार्ट सम ब्लड ऑलवेज रिमेन विद इन दिस चैम्बर आफ्टर ईच हार्ट बीट। इजेक्शन क्या था कि वो ब्लड जो हर चैम्बर से हर बीट के साथ पंप आउट हो रहा होता है, और फ्रैक्शन क्या है कि जब हर हार्ट बीट के बाद जो ब्लड चैम्बर के अंदर रह रहा होता है उसको फ्रैक्शन कहा जाता है। और इंजेक्शन फ्रैक्शन बेसिकली क्या होती है कि एक परसेंटेज ऑफ ब्लड होती है विद इन द चैम्बर दैट इज पंप्ड आउट एवरी हार्ट बीट, और नॉर्मली ये 55 to 75% होती है या 55 to 65% की बुक के अंदर लिखी हुई है। वालेकुम अस्सलाम शुमैला एंड आरफा, थैंक यू। Okay, there are certain terminologies like myocardial failure क्या है? Abnormalities reside in the myocardium and lead to inability of the myocardium to fulfill its functions. And circulatory failure क्या है? Any abnormality of the circulation responsible for inadequacy in the body tissue protein, or decreased blood volume या changes of vascular tone या heart function disorders। इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, क्लिनिकल सिंड्रोम विच इज डेवलप्ड ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट और राइट पार्ट्स ऑफ द हार्ट। और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से पल्मोनिक या सिस्टेमिक कंजेशन हो रही होती है। हाँ ओके शुमाला बेटा, ये नेहा की क्लासिफिकेशन है, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट, इसके बाद अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन भी है।
अब नेहा की क्लासिफिकेशन तो मज़े की क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में पता चल रहा होता है कि पेशेंट सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर क्लास 1 के अंदर क्लास 1 और 2 माइल्ड होती है, क्लास 3 मॉडरेट होती है और क्लास 4 के अंदर सीवियर अबनॉर्मलिटीज़ होना शुरू हो जाती हैं। अब क्लास 1 के अंदर कोई लिमिटेशन या फिजिकल एक्टिविटी की कोई लिमिटेशन नहीं होती। ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी डज नॉट कॉज अनड्यू फटीग, रैपिड या इरेगुलर हार्ट बीट होना शुरू हो जाएगी, पाल्पिटेशन होएगी और डिस्नी होना शुरू हो जाएगा। इस माइल्ड केस दूसरी क्लास 2 के अंदर भी माइल्ड केस होएगा, लेकिन इसमें स्लाइटली लिमिटेशन ऑफ फिजिकल लिमिटेशन या फिजिकल एक्टिविटी को आप लिमिट कर सकते हैं। और जब पेशेंट रेस्ट करेगा तो अल्टीमेटली ये जो इरेगुलर हार्ट बीट होएगी, पल्पिटेशन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वो डिस्पेयर होना शुरू हो जाएगी। और मॉडरेट केस के अंदर मार्क लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होएगी, पेशेंट एट रेस्ट पे कंफर्टेबल होएगा लेकिन लेस ऑर्डिनरी एक्टिविटी काजेस फटीग, रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट होएगी और डिस्निया करेगा। और स्टेज 4 के अंदर जो कि सीवियर इन नेचर होएगी, अनएबल टू कैरी आउट एनी फिजिकल एक्टिविटी विदाउट डिस्कम्फर्ट, सिम्पटम्स ऑफ फटीग होएंगे, रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट होएगी, पाल्पिटेशन होना शुरू हो जाएगी, डिस्नी होएगा इवन एट द रेस्ट। If any physical activity is undertaken, definitely it will lead to increased discomfort. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी और स्टेज डी फॉल कर रही होती है। पेशेंट्स हैव ए हाई रिस्क फॉर हार्ट फेलियर बट विद स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज और सिम्टम्स ऑफ दी हार्ट फेलियर। लाइक पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, एचटीएन हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, पोस्ट एमआई हो सकता है, रीवेस्कुलराइजेशन हो सकती है, व्हाटएवर सीवीए हो सकता है, कोई भी कंडीशन है जो कि पेशेंट्स को रिस्क पे डाल रही होती है। स्टेज बी के अंदर पेशेंट्स with structural heart disease but without sign and symptoms of the heart failure like rare MIUE, left ventricle hypertrophy due to HTM or reduced LVF है, ventricle ejection fraction है, asymptomatic valvular disease है। हालांकि structural abnormality is there लेकिन कार्डियक आउटपुट नॉर्मल होती है, पेशेंट मेंटेन कर रहा होता है। स्टेज सी के अंदर पेशेंट विद स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज विद प्रायर और करंट सिम्टम्स ऑफ द हार्ट फेलियर, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज होएगी, डिस्नी होना शुरू हो जाएगा, फटीग होना शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो सकती है। स्टेज डी के अंदर अल्टीमेटली हार्ट फेलियर होएगा, पेशेंट्स विद रिफ्रैक्टरी हार्ट फेलियर रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड इंटरवेंशन। लाइक पेशेंट अगर थोड़ी सी भी काम करेगा तो फटीग इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और दे नीड ए मैक्सिमम या मैक्सिमल मेडिकल थेरेपी विद frequent hospitalization, and that is very important. American Heart Association की classification, heart failure may be caused by one of the following factors or either singly or in combination, जिसके अंदर intrinsic pumping failure हो सकता है। Like the most common and most important cause of heart failure is weakening of ventricle muscle due to disease, so that the heart fails to act as an efficient pump. Okay, ejection fraction बेटा 55 to 70 भी नॉर्मल होती है, 55% to 65 भी नॉर्मल है। Various disease which may culminate in the pump failure by their mechanisms that are like ischemic heart disease है, मायोकार्डाइटिस है, कार्डियोमायोपैथीज हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ये डिसऑर्डर्स ऑफ रिदम, आर्टीरियल फिब्रिलेशन है, ये फ्लटर्स हैं, तो ये इंट्रिंसिक पंप फेलियर को लीड करेंगे। दूसरा होता है वर्कलोड, अगर हार्ट का इंक्रीज हो गया है। अब वर्कलोड हार्ट का कैसे इंक्रीज हो सकता है कि इंक्रीज मैकेनिकल लोड ऑन दी हार्ट, लाइक फ्लूइड रिटेंशन होना शुरू हो गई है। फ्लूइड जब रिटेंशन होगी तो अल्टीमेटली हार्ट को ज़्यादा फोर्सफुली काम करना पड़ेगा, रिजल्ट्स इन इंक्रीज मायोकार्डियल डिमांड रिजल्टिंग इन मायोकार्डियल फेलियर। और इंक्रीज लोड ऑन दी हार्ट मे बी in the form of pressure load or volume load. Increased pressure load may occur in the following states, for example, systemic or pulmonary arterial hypertension है, valvular disease है, like mitral valve stenosis है, aortic stenosis है, pulmonary stenosis है, ये chronic lung disease है, then definitely they will increase workload on the heart.
पहला इंट्रिंसिक था, इंट्रिंसिक फॉर्म फेलियर, दूसरा में वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है, और इसके अलावा इंक्रीज वॉल्यूम लोड कैसे होगा, व्हेन द वेंट्रिकल इज रिक्वायर्ड टू इंजेक्ट मोर देन नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड रिजल्टिंग इन कार्डियक फेलियर. This seen in the following condition, for example, valvular insufficiency है, severe anemia है, thyrotoxicosis है, एट्रियोवेनस शंटिंग है, hypoxia ड्यू टू लंग डिजीज है. तो ये सारी कंडीशंस वॉल्यूम लोड को इंक्रीज करवा रही होती हैं. और तीसरी चीज impaired filling of the cardiac chambers. Decreased cardiac output and cardiac failure may result from extra cardiac causes or defects in the filling of the heart, like cardiac tamponade है, हीमोपेरिकार्डियम है, हाइड्रोपेरिकार्डियम है, ये कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है. इसकी वजह से कार्डियक चैम्बर्स की प्रॉपर फिलिंग नहीं होगी. ओके, तीन चीज़ें हमने डिस्कस की हैं. पहले हमने ये कहा है कि कोई हार्ट की इंट्रिंसिक प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, मायोकार्डाइटिस है, ये कार्डियोमायोपैथीज हैं. दूसरे में हमने कहा है कि वर्कलोड ऑफ हार्ट अगर इंक्रीज हो गया है, लाइक प्रेशर इंक्रीज हो गया, प्रेशर लोड इंक्रीज हो गया, ये वॉल्यूम लोड इंक्रीज हो गया है. तीसरे में हमने कहा है कि हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो प्रॉपर फिल नहीं हो रहे, इम्पेयर्ड फिलिंग ऑफ द कार्डियक चैम्बर्स हैं. कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है, हीमोपेरिकार्डियम हो सकता है, हाइड्रोपेरिकार्डियम हो सकता है, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो सकता है. तो ये सर्टेन कंडीशंस हैं जिसकी वजह से इम्पेयर्ड फीलिंग ऑफ हार्ट होना शुरू हो जाएगी. इसके अलावा अगर इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ द हार्ट फेलियर, तो हार्ट फेलियर में भी एक्यूट और क्रोनिक होता है. राइट साइड ये लेफ्ट साइड होती है, और फॉरवर्ड ये बैकवर्ड फेलियर होता है. एक्यूट और क्रोनिक में क्या फर्क है, एक्यूट क्या होता है, क्रोनिक क्या होता है? Oh, okay. Acute and chronic heart failure, depending upon whether the heart failure develops rapidly or slowly, it may be acute or chronic. Acute heart failure means sudden and rapid development of heart failure. कौन सी कंडीशन हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल, रप्चर मायोकार्डियल इंफॉक्शन है, वाल्व रप्चर्स हैं, इसके अलावा कार्डियक टेम्पोनेड है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, एक्यूट वायरल मायोकार्डाइटिस है, एक्यूट बैक्टीरियल टॉक्सीमिया है. इसमें क्या होता है कि सडन रिडक्शन इन द कार्डियक आउटपुट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सिस्टेमिक हाइपोटेंशन होगी, बट एडिमा डज नॉट अकर. इंस्टेड स्टेट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक एंड सेरेब्रल हाइपोक्सिया डेवलप्स. अल्टीमेटली ब्रेन को एक स्पेसिफिक कार्डियक आउटपुट चाहिए होती है. अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? हार्ट के अंदर है.
तो हार्ट क्या कर रहा है, उसको मेंटेन ही नहीं, कार्डियक आउटपुट को मेंटेन नहीं कर रहा। हो सकता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है, वेलुलर रैप्चर्स हो चुके हैं, कार्डियक टेम्पोनेट्स हो चुके हैं, या एक्यूट वायरल मायोकार्डाइटिस है। ये सर्टेन कंडीशंस हैं दैट डज नॉट मेंटेन द कार्डियक आउटपुट। जब कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं होगी तो सिस्टेमिक हाइपोटेंशन होगी, लेकिन लेकिन होगा क्या कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स एक्टिवेट हो जाती हैं। अब कंपनसेटरी मैकेनिज्म जब एक्टिवेट होंगे तो वो फ्लूइड को रिटेन तो करेंगे लेकिन एडिमा कर नहीं होएगा, और ये लीड कर जाएगा कार्डियोजेनिक शॉक को। Chronic heart failure. More often, heart failure develops slowly as observed in the following stage, like myocardial ischemia from the atherosclerotic coronary artery disease. इसके अलावा मल्टीवेल्वुलर हार्ट डिजीज है, सिस्टेमिक आर्टीरियल हाइपरटेंशन है, क्रोनिक लंग डिजीज रिजल्टिंग इन हाइपोक्सिया है, या पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन है, प्रोग्रेशन ऑफ एक्यूट इनटू क्रोनिक फेलियर है, in acute and chronic heart failure, compensatory mechanisms like tachycardia है, cardiac dilatations हैं, cardiac dilatation है, ये cardiac hypertrophy, try to make adjustments so as maintain adequate cardiac output. This often results in well-maintained arterial pressure and there is accumulation of edema. Left-sided and right-sided heart failure. So, though heart as an organ eventually fails as a whole, but functionally the left and right heart act as an independent unit. From clinical point of view, therefore, it is helpful to consider failure of the left and right hearts separately. Clinical manifestation of heart failure results from accumulation of excessive fluid upstream to left or right cardiac chambers, whichever is initially affected. अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होएगा तो डेफिनेटली इनिशिएटेड बाय स्ट्रेस टू लेफ्ट हार्ट। द मेजर काजेस इनके अंदर सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हो सकती है, मिट्रल आर्टिक डिसीज या स्टेनोसिस हो सकती है, आईएचडी हो सकती है, मायोकार्डियल डिजीज हो सकती हैं, कार्डियोमायोपैथीज हो सकती हैं, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, रिस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। The clinical manifestation of left-sided heart failure results from decreased left ventricular output and hence there is a accumulation of fluid upstream in the lungs. The major pathological changes जिसके अंदर पल्मोनरी कंजेशन होना शुरू हो जाएगी, एडिमा हो जाएगा, डिस्निया होना शुरू हो जाएगा और ऑर्थोपनिया विल अकर। इसके अलावा डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल आउटपुट काजिंग हाइपोपरफियन, ऑक्सीजन डिलीवरी मिसमैच होना शुरू हो जाएगी, किडनी के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन होएगी और दैट विल लीड टू एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। ब्रेन के अंदर हाइपोक्सिक इंसेफलोपैथी होना शुरू हो जाएगी एंड स्केलेटल मसल में मस्कुलर वीकनेस और फटीग अल्टीमेटली स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम राइट साइडेड हार्ट फेलियर की बात करते हैं तो राइट साइडेड में सम कंडीशंस जिसके अंदर राइट वेंट्रिकल प्राइमरली इफेक्ट होएगा जिसकी वजह से राइट साइडेड हार्ट फेलियर होएगा और मेजर प्रॉब्लम्स क्या होंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर था दैट विल लीड टू राइट साइडेड हार्ट फेलियर, कोर पल्मोनल होएगा इन विच द राइट हार्ट फेलियर occurs due to intrinsic lung disease.
पल्मोनरी या ट्राइकस्पिड वेलुलर डिसीज की वजह से हो सकता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन सेकेंडरी टू पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है। मायोकार्डियल डिजीज दैट अफेक्ट्स राइट हार्ट। इसके अलावा कंजेनिटल हार्ट डिजीज with left to right shunting of left-sided heart failure. These are the major causes. Whatever the underlying cause, the clinical manifestation of right heart failure or upstream of right heart, such as systemic due to caval blood and portal veins congestion and reduced cardiac output. पैथोलॉजिकल चेंजेस अगर देखी जाए तो उनके अंदर सिस्टमिक वेनस कंजेशन होगी एंड डिफरेंट टिश्यूज के अंदर एंड ऑर्गन्स के अंदर। इसके अलावा अडीमा होना शुरू हो जाएगा डिपेंडेंट स्पॉट्स के अंदर। लीवर के अंदर पैसिव कंजेशन होना शुरू हो जाएगी। लीवर और स्प्लीन और किडनी के अंदर असाइटिस डेवलप हो सकती है। हाइड्रोक्लोरिक्स होएगा। इसके अलावा कंजेशन ऑफ लेग वेन एंड नेक वेन होना शुरू हो जाएगी। कार्डियक आउटपुट जब डिक्रीज होएगी तो उसके रिजल्ट में सर्कुलेटरी स्टिग्नेशन होना शुरू हो जाएगी। एनोक्सिया होएगा, साइनोसिस होएगी। ऑफ एक्सट्रीमिटीज विल बी सीन in patients. In early stage, left heart failure manifests with the features of pulmonary congestion and decreased left ventricle output, while the right heart failure presents with systemic venous congestion and involvement of liver and the spleen. For congestive heart failure, however, combines the feature of both left and right heart failure. ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं। राइट साइडेड अगर हार्ट फेलियर होएगा तो कैसे होगा, और अगर लेफ्ट हार्ट फेलियर होएगा तो कैसे होगा। इस डायग्राम को देखिए एक दफ़ा। रोल कॉल अभी मुझे नेम लेके ग्रुप में शेयर कर देगा। ओके, हबीब नहीं है, नीलम है ना बेटा। नीलम मुझे कर देगी व्हाट्सएप नेम लिख के ना ग्रुप में शेयर कर देगी ताकि मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँगा। डायग्राम की समझ आई है कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर कैसे होता है और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कैसे होता है।
अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होएगा तो पल्मोनरी कंजेशन और एडिमा होना शुरू हो जाएगा। अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होएगा तो सिस्टेमिक वेनस कंजेशन एंड पेरिफेरल एडिमा होएगा। ओके, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड फेलियर की हम बात करते हैं। हाँ, ओके। Mechanism of the clinical manifestation resulting from heart failure can be explained on the basis of mutually interdependent backward and forward failure. अगर backward heart failure होएगा, according to this concept, either the ventricle fails to eject the blood normally, resulting in rise of end-diastolic volume in the ventricles and increase in the volume and pressure in the atrium, which is transmitted backward, producing elevated pressure in the veins. Forward failure, according to this hypothesis, clinical manifestations result from directly from failure of the heart to pump blood, causing diminished flow of blood to the tissue, especially diminished renal perfusion and activation of renal angiotensin system. And these are the compensatory mechanisms like cardiac hypertrophy होगी and dilatation होना शुरू हो जाएगी.